नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन संबंधी विभिन्न मुद्दे। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन के प्रबंधन और विकास संबंधी कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो इस टॉपिक को तैयार करते समय हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इस दिशा में मेरा एक थोड़ा सा प्रयास रहेगा कि टॉपिक को पढ़ने का तरीका, कवर करने का एक अप्रोच आपको दिया जाए। देन हमारा टॉपिक हुआ आज का सोशल सेक्टर्स, सामाजिक क्षेत्र। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं। सिलेबस में मुख्यतः 3 सब टॉपिक्स में इंक्लूड किए गए हैं। एक तो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड द शिक्षा, एजुकेशन, और देन स्वास्थ्य, हेल्थ। तीनों ही धारणीय विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो देन इस टॉपिक को कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कवर करना है, जिससे संभावित प्रश्नों को तलाशा जा सके और हमारी तैयारी साउंड हो सके। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत में लिखा है सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन संबंधी मुद्दे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कभी भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा पढ़ना है प्रबंधन और विकास, मैनेजमेंट एंड द डेवलपमेंट। ओके, तो आपको पता है कि विकास का प्रबंधन करना होता है, यानी जब हम तीनों क्षेत्रों का विकास करेंगे तो विकास के लिए मैनेजमेंट आवश्यक है। तो विकास प्रक्रिया में जितनी एजेंसीज, व्यक्ति शामिल हैं, उन सबको आप मैनेज कैसे करोगे। तो मैनेजमेंट का साधारणतया जो अर्थ लिया जाता है वो ये कि जितनी हमारी मैन पावर, हमारे पास श्रम शक्ति है, कार्य करने वाले लोग हैं, जो तकनीक है, जो साधन है, इन सब को सही तरीके से इनके कार्य के अनुरूप संलग्न किया जाए, इनको लगाया जाए। दिस इज द मैनेजमेंट। और इन सब के सामने एक टारगेट रखा जाए, गोल, कि इसको अचीव करना है, और फिर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको तैयार करना होगा कि सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन संबंधी मुद्दे क्या हैं। और जब आप तैयार करोगे तो इन 3 संदर्भों में तैयार करना है। मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन संबंधी मामला भारत में क्या है। तो हैं तो टॉपिक बहुत बड़े, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी तैयारी को एक टेक ऑफ स्टेज में ले जाया जा सके। मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन संबंधी मुद्दा। सबसे पहले तो भारत में जो जनसंख्या है उसे हम मानव संसाधन नहीं कहते, वो सिंपली एक जनसंख्या है। जब तक जनसंख्या के हाथ में कोई कौशल, स्किल नहीं है, और ब्रेन में, माइंड में जब कोई टैलेंट नहीं है, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्सफुल नहीं है, हमारे लिए व्यर्थ का है वो। तो जनसंख्या को कौशल, स्किल, टैलेंट, योग्यता से हमें युक्त करना है, तभी वह मानव संसाधन बनेगा। तो ये होगा कैसे? इसके लिए हमें देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने होंगे जो हमारी जनसंख्या को इस दिशा में ट्रेनिंग दे सकें, प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। जैसे
आईआईटी, आईआईएम और विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के कई ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यतः आईआईटी और आईआईएम जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है कि ये इंडिया में बेस्ट टैलेंट को ट्रेन करते हैं। तो आईआईटी से पास आउट होने के बाद कोई भी स्टूडेंट इतनी योग्यता रखता है कि वो अपने अलावा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है, नए क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता और अप्रोच उसमें आ जाती है। लेकिन आईआईटी, आईआईएम के स्तर को लेकर के भारत में अब डिबेट चल रही है। क्या आईआईटी का स्तर अब घट रहा है? वो लेवल नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। दुनिया में आईआईटीएंस को एक रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसमें बुनियादी रूप से कि वो डिबेट क्यों शुरू हुई। यानी आईआईटी और आईआईएम जैसे जो संस्थान भारत में काम कर रहे हैं, सरकार ने इसको किस सीमा तक बाउंड कर रखा है, रोक रखा है। इनको पूरी ऑटोनॉमी क्यों नहीं दे रखी है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर की हो या फिर जब सिलेबस डिसाइड किया जाता है, कौन कौन से पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं, तो ये सब सरकार के साथ इनको शेयर करना होता है। जबकि संसार की बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में इनको फ्री एंड हमको करना चाहिए। और दूसरा, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में उस लेवल की फैकल्टीज को सरकार एम्प्लॉयड नहीं कर पा रही है। उनके वेतन भत्ते सुविधाएं उतनी नहीं है जितने दुनिया के अन्य देशों में दिए जाते हैं। इसलिए अगर हम देश में ह्यूमन रिसोर्स के लिए आईआईटी, आईआईएम पर डिपेंड करते हैं, तब फिर हमें आईआईटी, आईआईएम को फ्री एंड करना होगा। उनको वो सभी संसाधन सुविधाएं देनी होंगी जिससे वो देश के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन को पैदा कर सकें। इसी प्रकार कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे खेलकूद के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टेनिस संघ है या भारत में बीसीसीआई क्रिकेट के लिए काम कर रहा है, फुटबॉल संघ है, कुश्ती संघ है, बहुत सारे भारत में खेलकूद के क्षेत्र में कार्य करने वाले ये संघ हैं जो इंडिया में कुछ खिलाड़ियों के लिए स्किल प्रदान करने का, ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है बाकी सभी खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में लगभग संतोषजनक है, लेकिन ओलंपिक जैसे खेलों में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर बनी हुई है। अब इसके कारण तलाशे जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम देश के अरबों लोगों में से कुछ लोगों को बेस्ट प्लेयर्स या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ट्रेनिंग देने वाले खेल संघों पर उठता है। तो अभी भारत में जो देखा जा रहा है वो ये कि हमारे खिलाड़ियों को कुछ विशेष प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, जबकि वो सुविधाएं भारत में दी जा सकती हैं। और जब खिलाड़ी कोई मेडल जीत लेते हैं तो देन उनका देश में भव्य स्वागत होता है और फिर सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के लोग उनको बहुत सारा कैश में बेनिफिट देते हैं, यानी उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम ये जो पुरस्कार और कैश बाद में दिया जा रहा है, इतना पैसा शुरुआत में ट्रेनिंग पर खर्च कर दें, ट्रेनिंग की सुविधाओं को बढ़ा दें, तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन खड़े किए जा सकते हैं और फिर भारत के लिए मेडल जीत कर लाने वाले लोगों की श्रृंखला बन सकती है। तो ये दो एस्पेक्ट हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को बिफोर विनिंग अ मेडल सुविधा दी जाए या आफ्टर विनिंग अ मेडल सुविधा दी जाए। तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से कवर करेंगे। तीसरा डायमेंशन मानव संसाधन का ये है कि भारत के पास भारी भरकम जनसंख्या है। अब अर्थशास्त्री और दुनिया के कुछ विशेषज्ञ इस जनसंख्या को भारत के लिए मानते हैं कि ये जनांकीय लाभांश बन सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के लिए हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? इस जनसंख्या को जब तक आप ट्रेनिंग के द्वारा, स्किल के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इस जनसंख्या को उत्पादक कार्यों में जब तक नहीं लगाओगे, तब तक हमारे लिए जनांकीय लाभांश नहीं है। तब तक क्या है हमारे लिए? बेरोजगारी, निर्धनता और देश के संसाधनों पर अनावश्यक भार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, क्योंकि फिर इनको मैनेज करने में चैलेंज आता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती है। तो इतने एस्पेक्ट आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन संबंधी भारत में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सरकार यद्यपि इस दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन अकेले सरकार ये कार्य नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन को इस फील्ड में एंटर करना होगा, तभी ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरा पार्ट है शिक्षा, एजुकेशन। इस भाग को आप कैसे कवर करेंगे?
सोशल सेक्टर में, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो एजुकेशन का एक देखना है आपको प्राइमरी लेवल, प्राथमिक और अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक। दूसरा देखना है हायर लेवल, उच्च शिक्षा का स्तर। और तीसरा देखना तकनीकी पक्ष। अगर हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो सरकार ने सार्वभौमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एजुकेशन का जो टारगेट डिसाइड किया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री और निःशुल्क शिक्षा देने का जो कानून भारत में बनाया और ये देश में लागू हो गया है, अब इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी इससे कितना हमको लाभ हुआ है। और अब इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि हमने एक कानून बना दिया और बच्चों को स्कूलों में इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो मिड डे मील के माध्यम से हो या सरकार निःशुल्क सुविधाएं प्रदान जो करती है साथ में, चाहे वो किताबों के रूप में हो या ड्रेसेस के रूप में हो या साइकिल्स दी जाती हैं लड़कियों के लिए या लैपटॉप बांटे जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं सरकार की इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद हम प्राथमिक स्तर पर 100% साक्षरता का लेवल प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ये हमारी कमजोरी मानी जाएगी। दूसरा, जितनी साक्षरता दर भारत में है, क्या ये वास्तव में सही है? क्या साक्षर का अर्थ सिंपली अपना नाम लिखना भारत में माना जाएगा? और आपकी इस साक्षरता दर को विश्व के स्तर पर कौन मानेगा? क्या अमेरिका, जापान, जर्मनी को आप समझा पाओगे कि हमारे देश में इतने लोग नाम लिख लेते हैं अपना, अपने माता पिता का, तो देन दे आर लिटरेट, वे साक्षर हैं? तो ये सिंपली भारत के लिए हास्यास्पद बनेगा। इसलिए सवाल ये है कि कानून बना दिया, ये एक पक्ष हुआ, लेकिन कानून बनाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कानून के सकारात्मक पक्षों को देश की जनता के बीच में रखे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र भारत के पास है, ग्राम पंचायत से लेकर के जिला परिषद और नगर निगम तक हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से गांव-गांव में कैंप लगा करके इस कानून के बारे में जनता को पहले अवेयर किया जाए, इसके लाभ बताए जाएं कि बच्चों को स्कूल में भेजने से क्या लाभ होगा, छोटे बच्चे और लड़कियों को पढ़ाने से इतने लाभ हमको हो सकते हैं, अभी लाभ और भविष्य में लाभ हो सकते हैं। क्योंकि सरकार ने तो पूरा अपना एक विजन बना लिया है, लेकिन इस विजन का लाभ सोसाइटी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटी तक इन योजनाओं को उस तरीके से आप प्रचार नहीं कर रहे हो, वहां तक उनको पहुंचा नहीं रहे हो। इसलिए प्राथमिक शिक्षा का जो कानून आपने बनाया वो सिंपली कानूनी पक्ष है, उसका व्यावहारिक पक्ष भारत में कमजोर है। साक्षरता दर भारत में कम है, वास्तविक साक्षरता दर और भी भारत में कमजोर बनी हुई है, और लड़कियों की साक्षरता रेट भारत में संतोषजनक नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सरकार इंसेंटिव्स तो दे रही है कि आप मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसका प्रचार करना चाहिए। ग्राम पंचायत को सरकार को टारगेट करना चाहिए कि भारत की सभी ग्राम पंचायतों को 100% साक्षरता दर प्राप्त करनी है और एक टाइम बाउंड कर देना चाहिए। और जो ग्राम पंचायत इसमें फेल होगी उसको जुर्माना लगाया जाना चाहिए, सरपंच को बर्खास्त किया जाना चाहिए, यानी आपको कठोर कदम इस दिशा में उठाने पड़ेंगे। तो आपको ये पढ़ना है कि प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर हमारे सामने जो चुनौती बनी हुई है 100% साक्षरता प्राप्त करने की, ये कैसे होगी? आप आईएएस अफसर बनने वाले हैं तो आपको इस मामले में अपना माइंड मेकअप करना है और आपको गवर्नमेंट को सजेशन देना है। फिर जब हम हायर लेवल पर बात करते हैं, हायर एजुकेशन के लेवल पर, तो वहां पर ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। यानी प्राथमिक स्तर पर अगर 80% बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा के स्तर पर इनकी संख्या घट करके 20% के आसपास रह जाती है। इतने लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट है। तो इसलिए हमारा सोशल सेक्टर ही वीक हो जाएगा जब बहुत सारे लोग उस लेवल पर गए ही नहीं जहां पर हम आपको टैलेंट प्रदान करेंगे, जहां आपको स्किल दी जाएगी, क्योंकि स्किल और टैलेंट ये दोनों आपको हायर लेवल पर दिए जाते हैं। तो उच्च शिक्षा के स्तर पर हमारे सामने चैलेंजेस अलग प्रकार के हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। और तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल जो एजुकेशन है भारत में, या टेक्निकल जो एजुकेशन भारत में दी जाती है, उसके लेवल को लेकर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। यानी हम इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं, लेकिन भारत के इंजीनियर्स की जो तकनीकी क्षमता है वो बेहद कमजोर है। यानी हम उस लेवल के इंजीनियर्स देश की अर्थव्यवस्था में नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा सकें। तो जितने भी इंजीनियरिंग संस्थान हम रन कर रहे हैं या तकनीकी संस्थान चला रहे हैं, उनमें गुणवत्ता के क्षेत्र में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र हुआ, मानव संसाधन, अरे ये तीनों जब साउंड होंगे
तभी हम भारत में धारणीय विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल या सतत विकास का अर्थ ही होता है ऐसा विकास जो आज की पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी करता हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं अपने भीतर समाहित रखता हो। तो हमारा तो जो आज का विकास है बहुत सारे लोगों के लिए सूटेबल ही नहीं है। इतने सारे लोग निरक्षर हैं, इतने निर्धन हैं, इतने बेरोजगार हैं, इतने लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं है। तो ये कैसे होगा? इन क्षेत्रों को सरकार को रिफॉर्म करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। लेकिन अकेले सरकार के भरोसे ये सब नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ, हेल्थ टू ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य। तो पब्लिक हेल्थ स्कीम, सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रकार की स्कीम चलाई है। एक तो भारत सरकार में और राज्य सरकार में काम करने में कोऑर्डिनेशन हमको दिखाई देता है। यानी प्रत्येक राज्य में हर जिले पर और हर तहसील के स्तर पर एक सरकारी हॉस्पिटल, अस्पताल, चिकित्सालय या छोटा मोटा डिस्पेंसरी आपको मिल जाएगा। यानी सरकार ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, निश्चित रूप से ये बात सही है। और भारत सरकार ने अब भारत के लगभग सभी राज्यों में एम्स जैसे उच्च स्तर के स्वास्थ्य संस्थान भी स्थापित किए हैं। और जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर्स में हम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में एक बेटर एस्पेक्ट भारत के लिए हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, तो क्या अकेले सरकार के द्वारा उस सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? तो देन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो प्राइवेट सेक्टर्स को हमें इसमें एक पार्टनर बनाना होगा, उनसे हमें इसमें सहयोग लेना पड़ेगा। तो जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो निजी क्षेत्र की सहभागिता हमको आवश्यक प्रतीत होती है। क्योंकि सरकार के पास ना तो इतने संसाधन है, ना सरकार के पास इतनी मैन पावर है। और चूंकि 21वीं शताब्दी में जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें पब्लिक सेक्टर का साइज तो स्वतः ही कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा मूव करना होगा। इसलिए निजी क्षेत्रों को सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रमोट करना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं, बच्चियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य को टारगेट करते हुए सरकार को विशेष स्कीम्स आरंभ करनी होंगी। क्योंकि अगर हम 3 कैटेगरीज को टारगेट कर लेते हैं तो हमारा जो सामाजिक क्षेत्र है वो काफ़ी साउंड हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए, अगर भारत में लंबे समय तक कोई व्यक्ति बीमार रहता है या महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उसी अनुपात में परिवार की परवरिश कमजोर हो जाती है और उत्पादक गतिविधियाँ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती है। महिलाएं भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अगर होंगी तो देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टेक ऑफ स्टेज हम ला सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया में हेल्थ सिस्टम को साउंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का और अधिक विस्तार करना होगा। एम्स जैसे अस्पताल स्थापित भारत में किए जा रहे हैं। एम्स जैसे हॉस्पिटल्स को रन करने की, संचालित करने की लागत काफ़ी अधिक आती है, लेकिन सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस लागत को वहनीय बनाना ही चाहिए और निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रमोट करना चाहिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य गुणवत्ता के स्तर पर सभी को प्रदान करना सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। और सरकारी क्षेत्र में जितना भी हेल्थ स्ट्रक्चर काम कर रहा है उसकी गुणवत्ता, सेवाओं की डिलीवरी सही नहीं है। ये परफॉर्मेंस देश की जनता के बीच में अच्छा नहीं माना जाता है। तो सामाजिक क्षेत्र को साउंड करने के लिए हमें मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों को साउंड बनाना पड़ेगा। इनको बेहतर बनाने के लिए केंद्र राज्य की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन आपको समझना है सरकारों की अपनी एक सीमा होती है। सरकार के कार्य बहुत अधिक हैं, तो सरकार किसी एक क्षेत्र विशेष पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती है। तो हमें निश्चित रूप से कॉरपोरेशंस की ओर अपना रुझान रखना होगा, तभी हम धारणीय विकास की संकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बिना धारणीय विकास के हम देश को लंबे समय तक टिकाऊ विकास या स्थायी विकास की स्थिति में नहीं रख सकते। यानी जो सुविधा
हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए ही आवश्यक प्रतीत होती है और भविष्य की पीढ़ी के लिए उसकी रेलिवेंसी नहीं रहेगी, तो ऐसा विकास हमें नहीं करना है। यानी विकास का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान से लेकर के आगे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए स्थायी रूप में बना रहे, तभी देश की बुनियादी संरचना इससे मजबूत हो सकती है और देश को हम विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इस डायमेंशंस में आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, तब सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।